स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सोडियम और पोटेशियम के बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस की बात करेंगे। तो अगर हम एक एवरेज ह्यूमन की बात करें जिसका वेट अराउंड 70 केजी है, तो इसकी बॉडी में अराउंड 90 ग्राम सोडियम और 170 ग्राम्स पोटेशियम प्रेजेंट होता है। हमारे बॉडी में सोडियम नर्व सिग्नल्स की ट्रांसमिशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। साथ ही साथ यह सेल मेम्ब्रेन्स के अक्रॉस वाटर के फ्लो को भी रेगुलेट करता है। सोडियम मेटल हमारी बॉडी के सेल्स में शुगर और अमीनो एसिड्स के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। वैसे तो सोडियम और पोटेशियम की केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सेम होती हैं, लेकिन इनकी क्वांटिटी हमारी बॉडी में डिफर करती है। सोडियम और पोटेशियम दोनों ही सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने की एबिलिटी रखते हैं। ये हमारी बॉडी के ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं। साथ ही साथ एंजाइम्स की एक्टिविटी को इंक्रीज करने में भी हेल्प करते हैं, या फिर कहें एक्टिव एंजाइम्स की एफिशिएंसी को भी बढ़ाते हैं। यदि हम इनके प्रेजेंस की बात करें तो इंटरसेलुलर फ्लूइड्स में पोटेशियम आयन मोस्ट अबंडेंट कैटायन होता है। पोटेशियम आयन बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस में एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम करता है। साथ ही साथ यह ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करके एटीपी के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। पोटेशियम आयन सोडियम आयंस के साथ नर्व सिग्नल्स के ट्रांसमिशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसके कारण माइंड डिफरेंट स्टिमुलस के अगेंस्ट रिएक्ट कर पाता है। अगर हम सोडियम और पोटेशियम आयंस के कंसंट्रेशन के लिए ब्लड प्लाज्मा की बात करें तो हमारे प्लाज्मा में सोडियम आयन का कंसंट्रेशन अराउंड 143 मिलीमोल्स पर लीटर होता है। वहीं रेड ब्लड सेल्स में पोटेशियम का अमाउंट केवल 5 मिलीमोल्स पर लीटर होता है, लेकिन आयन एक्सचेंज के दौरान सोडियम का प्लाज्मा में कंसंट्रेशन घटकर 10 मिलीमोल्स पर लीटर हो जाता है। वहीं पोटेशियम का ब्लड सेल्स में कंसंट्रेशन बढ़कर 105 मिलीमोल्स पर लीटर हो जाता है। और अगर हम सेल के अंदर इन आयंस के ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वो कुछ इस तरह से होता है कि सेल के अंदर प्रेजेंट पोटेशियम आयंस इंटरसेलुलर फ्लूइड से बाहर निकलकर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आते हैं। वहीं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट सोडियम आयंस मूव करके इंट्रासेलुलर फ्लूइड में चले जाते हैं। इस आयन एक्सचेंज प्रोसेस के दौरान अराउंड रेस्टिंग एनिमल के बॉडी में प्रेजेंट एटीपी का अराउंड 1/3 एटीपी कंज्यूम हो जाता है। और अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो आयन एक्सचेंज प्रोसेस के दौरान पर डे अराउंड 15 किलो एटीपी कंज्यूम होता है। चलिए अब हम इस टॉपिक में पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स को समराइज कर लेते हैं। इस टॉपिक में हमने यह पढ़ा है कि NaCl को मेनली सी वाटर से ऑब्टेन किया जाता है और इसको डोमेस्टिक पर्पस के लिए हम टेबल सॉल्ट के रूप में यूज़ करते हैं। वहीं सोडियम कार्बोनेट या फिर कहें वॉशिंग सोडा को हम सॉल्वे प्रोसेस से बनाते हैं। यदि हम इस टॉपिक में पढ़े हुए रिएक्शंस की बात करें तो अगर हम NaCl को H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यह हमें Na2SO4 प्लस HCl दे देता है। वहीं अगर हम NaCl के
एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस एज अ प्रोडक्ट मिलते हैं। यह रिएक्शन हम कास्टर केल्नर सेल में कराते हैं। और अगर हम NaOH की रिएक्शन CO2 के साथ कराते हैं तो हमें सोडियम कार्बोनेट एज अ प्रोडक्ट मिलता है। वहीं अगर हम NaCl के फ्यूज स्टेट की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमें सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस एज अ प्रोडक्ट मिलता है। और अगर हम NaCl की रिएक्शन अमोनिया, CO2 और वाटर के साथ कराते हैं तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड मिलता है। यहाँ पर बने हुए सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हम हीट करें तो हमें सोडियम कार्बोनेट एज अ प्रोडक्ट मिल जाता है। अब तक पढ़े हुए कॉन्सेप्ट की हेल्प से आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं।